हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के 5 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ विद एक्सप्लेनेशन। तो जाके आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। सो आज हम बात करने वाले इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट फिफ्थ सेमेस्टर के 10 मार्क क्वेश्चंस की, और आप इन्हें जो 7 मार्क्स में भी यूज कर सकते हो। 7 और 10 ये दोनों के लिए काम कर जाएंगे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। सो 7 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है या 10 मार्क्स में पूछा जाता है, आप दोनों के लिए सेम आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर 7 और 10 मार्क्स। तो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, तो वो आता है हमारा डिस्कस द फॉर्मुलेशन अप्रोचेस फॉर ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस। ठीक है। सो इसका मतलब ये है क्वेश्चन का सिंपल सा, कि जो हम ऑफ्थेल्मिक जो प्रिपरेशंस बनाते हैं, यानी जो हम आंखों में डालने वाली जो दवाएं होती हैं, उनको जो हम बनाते हैं, तो फॉर्मुलेशन से रिलेटेड क्या क्या अप्रोचेस होनी चाहिए, तो उनके बारे में डिस्कस करना है। सो बिफोर हम ये देखें कि फॉर्मुलेशन अप्रोचेस क्या होते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस क्या होते हैं। देखो, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस का मतलब होता है कि आंखों के लिए यूज की जाने वाली जो स्टेराइल मेडिसिन होती हैं, स्टेराइल वर्ड, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, स्टेराइल, क्योंकि आंखों में जाने वाली जो दवाएं होती हैं वो स्टेरिलाइज्ड होती हैं, बिल्कुल भी उनमें किसी भी तरह का कॉन्टामिनेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारी आंखों को खराब कर सकता है। तो खासकर ध्यान रखा जाता है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में कि वो जो स्टेराइल होने ही होने चाहिए। ओके। सो ऐसी स्टेराइल मेडिसिन जो हम आंखों के लिए यूज करते हैं, उनको ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस बोला जाता है। तो ये जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, जो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस रहती हैं, तो इनको डायरेक्टली क्या है, आंखों में डालते हैं हम, इसलिए एक तो ये जर्म फ्री होनी चाहिए, साथ में ये इरिटेशन फ्री भी होनी चाहिए, किसी तरह का इरिटेशन नहीं होना चाहिए ना आंखों में डालने के बाद। ओके। सो इनके फॉर्मुलेशन में क्या, हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, जैसे कि फिजियोकेमिकल, ओके, जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, और जो फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस का जो फॉर्मुलेशन है वो किया जाता है। ओके। सबसे पहले आप टाइप्स की बात करते हैं, कितने टाइप की होती हैं ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस। तो इनकी हम बात करें तो सबसे पहला जो मेन जो हमारा कॉमन टाइप रहता है वो आई ड्रॉप्स का रहता है। ये क्या लिक्विड फॉर्म में होती हैं, फर्स्ट थिंग तो ये कि लिक्विड फॉर्म में होती है। सेकंड ये क्या है, सस्पेंशन या फिर जो सॉल्यूशंस होते हैं, इन दोनों के फॉर्म में आती हैं। ओके। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो जैसे कुछ हमारी एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स आती हैं, जिसको जैसे कि आपने कॉमन सा नाम सुना होगा, जैसे हम टोब्रा माइसिन बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक होती है, जो क्या है सस्पेंशन के फॉर्म में आती है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी आती है। सेकंड इसमें हमारे ऑइंटमेंट्स आते हैं। अब ऑइंटमेंट में क्या है, हमारे सेमी सॉलिड बेसेज होते हैं। बेसिकली ये क्या है, जैसे क्रीम होती है ना हमारी, तो सेम उसी जैसी कंसिस्टेंसी रहती है इनकी। तो ये क्या है, ज़्यादा समय तक इनको यूज किया जाता है, ताकि इनका जो असर है वो आंखों में ज़्यादा समय तक बना रहे, और मेडिसिन क्या है हमारी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन सस्पेंशन होते हैं, तो ये क्या है, आंखों में हम डालते हैं, तो अगर हमारी आंखों में टीयर आते हैं, आंसू आते हैं, तो ये क्या है, वॉश आउट हो जाती होगा, धुल जाती है। तो इनका जो असर है, इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी कम होता है। ओके। तो इसी की जगह हम सेमी सॉलिड बेसेस जो कि क्रीम जैसे होते हैं, उनको अगर हम आंखों में भर लेते हैं, तो वो क्या है, धीरे 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 करके एब्जॉर्ब होते रहते हैं। अगर टीयर्स आते भी हैं, तो ये जो प्रिपरेशन है ये आसानी से धुलती नहीं है, वॉश आउट नहीं होती है। ओके। सो एब्जॉर्प्शन रेट को बढ़ाने के लिए हम क्या है, ऑइंटमेंट्स का यूज करते हैं। चलिए, थर्ड आते हैं वो हमारे जेल फॉर्म में आते हैं, और इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट आता है, जो कि एक एंटीबायोटिक रहता है। अब नेक्स्ट हम बात करें तो वो हमारे जेल्स आते हैं। जेल्स क्या रहते हैं, हमारे थिकर सॉल्यूशंस होते हैं, जिनकी विस्कोसिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, यानी जो गाढ़ापन रहता है वो ज़्यादा रहता है। ओके। जो सॉल्यूशंस रहते हैं, सस्पेंशन रहते हैं, उनके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा रहता है। सो इनको हम जो जेल्स की कैटेगरी में रखते हैं। सो ये भी क्या है, हमारे सेम जो ऑइंटमेंट रहते हैं, तो उनकी तरह क्या है, ज़्यादा लंबे समय तक आंखों के कांटेक्ट में रह सकते हैं, जिससे क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो कुछ हमारे आर्टिफिशियल टीयर जेल्स आते हैं, जो क्या है, जैसे आंखें ड्राई हो जाती है ना, तो उनको जो है ठीक करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर जेल्स का यूज करते हैं, जो क्या है, आंखों में हमारे आर्टिफिशियल टीयर्स को ले आते हैं, जिससे वो ड्राईपन है वो खत्म हो जाता है। चलिए, एक और इसमें टाइप रहता है, वो हमारा इंसर्ट्स का रहता है। ये हमारी क्या है, कुछ सॉलिड डिवाइसेज होती हैं, जो हमारी कंजक्टिवल जो सैक रहती है ना, जो आंखों के कोने के अंदर, ठीक है, जो हमारी कंजक्टिवा रहती है। ओके, ये हमारी आंखें हो गई। तो यहाँ पे हमारा आंखों का जो कॉर्नर रहता है, तो वहाँ पे क्या है, इसको प्लेस किया जाता है कॉर्नर में, बिल्कुल। और वहाँ पे प्लेस करने के बाद क्या रहता है, जो मेडिसिन है वो धीरे धीरे करके वहाँ से रिलीज होती रहती है। तो आप इसे एक तरह से एनडीडीएस के फॉर्म में रख सकते हैं, जो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम रहते हैं, जिसमें जो मेडिसिन है, तो डिवाइस को क्या है, यहाँ प्लेस कर दिया जाता है, इंसर्ट जैसे हम बोलते हैं। सो वहाँ से क्या है, जो डिवाइस है वो धीरे धीरे करके जो ड्रग है उसे लगातार यहाँ से रिलीज करती रहेगी लंबे समय तक। ओके। सो ये क्या है, बेसिकली आप इसे कंट्रोल रिलीज डिवाइस बोल सकते हो, जो क्या है, लंबे समय तक अपना असर दिखाती रहेगी। ओके। सो ये हमारे चार तरह के टाइप्स रहते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के।
बात करें यहाँ पे की फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी रहती है हमें जब आप इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। चलिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारी स्टेरिलिटी होती है, कि जो भी हम प्रिपरेशंस बनाते हैं ओके स्टेराइल होने चाहिए, यानी बिल्कुल जर्म फ्री होने चाहिए। अगर क्या है जो हमारा प्रिपरेशन है अगर वो स्टेराइल नहीं होता है, ठीक है, उसे स्टेराइल होना जरूरी है। अगर वो स्टेराइल नहीं होता है तो आंखों में एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन को रोकने के लिए क्या है हम क्या करते हैं, जो प्रिपरेशंस बनाते हैं वो स्टेराइल होने चाहिए। और ये जो स्टेरिलिटी है, जो हम स्टेरिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है स्टेरिलाइजेशन टेक्निक से अचीव होता है। मतलब काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे क्या है जो पूरी प्रिपरेशन रहती है तो उसको जो है स्टेरिलाइज किया जाता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं कौन कौन सी टेक्निक रहती है। ओके, सबसे पहली आती है इसमें ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में हम क्या करते हैं कि एक हमारी डिवाइस होती है जैसे हम ऑटोक्लेव बोलते हैं, इसमें हम हाई प्रेशर की जो स्टीम होती है उसके अंदर अपनी प्रिपरेशन को रखते हैं। ओके, जैसे कि जो हमारे वाटर बेस्ड जो प्रोडक्ट रहते हैं ना, जैसे सॉल्यूशंस हो गए, सस्पेंशन हो गए, तो उनको हम क्या करते हैं ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं। हाई प्रेशर स्टीम वहाँ पे जनरेट होती है जिससे जो पूरी की पूरी जो मेडिसिन है वो क्या होती है स्टेरिलाइज हो जाती है। ओके, सेकंड इसमें एक और तरीका रहता है जिसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो ऐसी दवाएं जो कि हीट सेंसिटिव होती हैं तो उनको जो स्टेरिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं फिल्टर का यूज करके क्लीन करते हैं। ठीक है, इन्हें आप बोल सकते हो कि मतलब ऐसी दवाएं जो हीट से खराब हो सकती हैं, जैसे ऑटोक्लेविंग में क्या रहती है हीट जनरेट होती है, हाई प्रेशर स्टीम बनती है उसमें, तो उसी की वजह से क्या है जो हीट सेंसिटिव जो मेडिसिन है वो खराब हो सकती हैं, तो उनके लिए हम फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। एक तरह से हम क्या करते हैं उनको छान देते हैं, मतलब छलनी की तरह होते हैं, तो उसमें से जो भी माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं या फिर जो भी कॉन्टामिनेंट रहते हैं वो मतलब अलग हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें एक और टेक्निक रहती है जिसे हम गामा रेडिएशन बोलते हैं। सो इसको यूज किया जाता है जो सॉलिड प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे कि इंसर्ट्स हो गए, जो डिवाइसेज हो गई, तो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं गामा रेडिएशन का यूज करते हैं। तो सारी की सारी अलग अलग डिवाइसेज होती हैं तो उनका यूज किया जाता है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को हम जैसे जो भी दवाइयाँ हैं जो भी हम आंखों में यूज कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारी आंखों में कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक जो आई ड्रॉप है वो यूज कर रहे हैं। अब जब आई ड्रॉप नहीं किया कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी कॉन्टामिनेंट चला गया तो वो ठीक होने की बजाय, मतलब उसे ठीक करने की बजाय इन्फेक्शन को वो क्या है और ज़्यादा इन्फेक्शन को कॉज कर देगा। ओके, इसलिए क्या है ये जो प्रोसेस है स्टेरिलाइजेशन, तो इसको करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पहला रहता है फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन कि क्या हमें ध्यान रखना रहता है। सेकंड इसमें आता है पीएच एंड बफरिंग। ओके, पीएच एंड बफरिंग क्या रहता है, देखो बेसिकली जो नॉर्मल टीयर का जो पीएच रहता है वो 7.4 रहता है। ओके, अगर सॉल्यूशन का जो पीएच है अगर वो ज़्यादा हाई हुआ, ओके, अगर वो ज़्यादा हाई हुआ, मान लीजिए वो 8.5 हुआ, 9.0 हुआ, ठीक है, या फिर क्या ज़्यादा लो हुआ, मान लीजिए 4.5 हुआ और 3.1 हुआ, ठीक है, तो अगर ज़्यादा हाई होता है अगर ज़्यादा लो होता है तो इसकी वजह से क्या होगा हमारी आंखों में जो है इरिटेशन कॉज हो सकती है। ठीक है, इरिटेशन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसलिए क्या है सेम पीएच होना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके लिए हम क्या करते हैं बफर्स का यूज करते हैं, जैसे कि फॉस्फेट्स हो गए, एसीटेट्स हो गए, साइट्रेट्स हो गए, तो इन चीज़ों का यूज करते हैं हम जो हम ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस बनाते हैं, प्रोडक्ट का जो पीएच रहता है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं बफर्स का यूज करके। ओके, और बेसिकली क्या है ऑफ्थेल्मिक जो प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उनका जो पीएच है वो न्यूट्रल ही होना चाहिए। मतलब जो हमारी आंखों का जो पीएच रहता है, आंखों के टीयर्स का जो पीएच रहता है, सेम क्या है हमारी जो ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशंस रहते हैं उनका पीएच होना चाहिए। तो इसी की वजह से क्या है जो इरिटेशन रहती है उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जो पीएच रहता है वो क्या है ड्रग की स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है। ओके, जैसे कि जो एट्रोपाइन रहता है इसकी जो स्टेबिलिटी है तो वो क्या है पीएच 4.5 पे ज़्यादा बेटर होती है। अगर क्या हमारी आंखों का पीएच चेंज होता है, मतलब हमारी आंखों का तो सेम ही रहता है टीएस का पीएच, तो ये जो ड्रग रहता है तो ये क्या है मतलब एक पर्टिकुलर टीएचपी क्या स्टेबल रहता है, 4.5 पे जो स्टेबल रहता है, जब हम इसे आंखों में डालेंगे तो पीएच क्या मिसमैच करेगा और हमारी आंखों में जो है इरिटेशन कॉज होगी। लेकिन क्या अगर पीएच चेंज भी होता है इसका, मतलब इसे हम अलग पीएच के एनवायरनमेंट में इसे रखते हैं या डालते हैं इसे आंखों में, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ड्रग की तो वो भी क्या चेंज हो सकती है। ठीक है, वो भी क्या अनस्टेबल हो सकता है। ठीक है, सो पीएच क्या है ड्रग की जो स्टेबिलिटी रहती है उसको भी अफेक्ट करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टोनिसिटी की बात करते हैं, टोनिसिटी क्या रहता है, देखो टोनिसिटी का मतलब रहता है कि सॉल्यूशन का जो सॉल्ट लेवल रहता है उसको जो है बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, उसको बैलेंस करना उसी को हम टोनिसिटी बोलते हैं। अगर सॉल्यूशन क्या हमारा आइसोटोनिक हुआ, ठीक है, जिसमें हम 300 MOSM पर लीटर रहता है जो कि हमारा नॉर्मल आइसोटोनिक रहता है, यानी अगर इतना मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर होता है तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये जो वैल्यू है अगर ये नहीं होती है किसी भी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की,
तो आंखों को जो है नुकसान हो सकता है, इरिटेशन कॉज हो सकती है या फिर टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। एक और इसमें भी क्या है, दो कंडीशंस रहती हैं। एक तो आपने सुना होगा जैसे हम हाइपरटोनिक बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस रहते हैं, एक हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ये दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या है मतलब, अब जैसे जो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशंस रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये वाटर को पुल करता है और क्या डिहाइड्रेशन को कॉज कर सकता है। सेम इसी तरीके से जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रहते हैं तो ये क्या है, आंखों में स्वेलिंग या फिर एडिमा को जो कॉज कर सकता है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या है मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हमारा जो ऑप्थेल्मिक जो प्रिपरेशन है, अगर उसका जो सॉल्यूशन है, उसका जो नेचर है वो क्या है, हाइपरटोनिक हुआ या फिर हाइपोटोनिक हुआ, तो दोनों कंडीशंस में वो क्या हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए क्या है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो इसकी आइसोटोनिसिटी है, ठीक है, तो वो क्या है सिमिलर होनी चाहिए आंखों की जो आइसोटोनिसिटी है। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हम जो है बैलेंस करने के लिए, जो टोनिसिटी है उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या है, कुछ चीज़ों का यूज कर सकते हैं जिसको हम आइसोटोनिक एजेंट्स बोल सकते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, डेक्सट्रोस हो गया और बोरिक एसिड हो गया। ओके, चलिए इतना हो गया। सेकंड इसमें क्या है, अब जैसे इफेक्ट ऑफ डेविएशन का तो मैंने आपको बता ही दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब रहता है कि थिकनेस, जो भी हमने प्रिपरेशन बनाई है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कुछ भी हमने बनाया तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज़्यादा रखना। ओके, तो अगर क्या हम जो विस्कोसिटी है अगर हम ड्रग की ज़्यादा रखते हैं आंखों में यूज करने के लिए, तो वो क्या है ज़्यादा समय तक जो आंखों के सरफेस पे बना रहेगा, टिका रहेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होगा। पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, और अगर क्या है ड्रग की जो विस्कोसिटी है अगर वो ज़्यादा नहीं हुई, मतलब अगर वो थिन होता है, पतला होता है, तो क्या है जैसे ही हम आंखों को ब्लिंक करेंगे तो वो जो ड्रग है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, आंखों से बाहर हो जाएगा। इसलिए क्या है, जो विस्कोसिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम कुछ विस्कोसिटी एनहेंसिंग एजेंट्स का यूज करते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, जिसको हम HPMC बोलते हैं, ऐसे ही कार्बोपॉल हो गया, PV हो गया। ओके, तो इनका यूज करते हैं विस्कोसिटी को एनहेंस करने के लिए। ऑप्टिमम विस्कोसिटी कितनी होती है, 15 से 25 CPS फॉर सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इतनी जो विस्कोसिटी है वो होनी चाहिए, तो क्या वो हमारी आंखों में टिका रहेगा और उसका जो एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा बेटर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है सॉल्युबिलिटी एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या है, सॉल्युबल एजेंट्स का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लोडेक्सटिन्स हो गया, पॉलीइथाइल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। ओके, ऐसे इसमें हम क्या है सस्पेंशन को यूज कर सकते हैं, जो हमारे पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स रहते हैं, जैसे कि प्रेडिनिसोलोन एसीटेट। ओके, तो इस तरह के जो पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं तो उनको हम जो सस्पेंशन की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो ये दो तरीके और रहते हैं जो फॉर्मुलेशन के टाइम पे हम जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें एक और रहता है, सस्पेंशन तो हो गया इसमें, एक हमारा लाइपोसोम और मिसेल्स, ठीक है। तो इनको हम यूज कर सकते हैं ड्रग के अंदर, जिससे क्या है जो ड्रग डिलीवरी रहती है वो एनहेंस हो सकती है। लाइपोसोम्स का यूज कर सकते हैं जो ड्रग की डिलीवरी सिस्टम को एनहेंस करता है, जो ड्रग है उसका असर हमारी आंखों में लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो रहती है प्रिजर्वेटिव्स। ओके, प्रिजर्वेटिव्स हम क्यों यूज करते हैं कि जब भी क्या है हम जो ड्रग रहता है उसको हम अलग अलग कंटेनर्स में रखते हैं लंबे समय के लिए, तो उसमें क्या है जो माइक्रोबियल जो कॉन्टामिनेशन रहता है उसके होने के चांसेस रहते हैं, और माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हो जाता है तो जो ड्रग है वो हमारा ख़राब हो जाएगा, या तो अनस्टेबल हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर हमें क्या लंबे समय तक किसी ड्रग को स्टोर करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। जो सबसे कॉमन जो प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं वो रहते हैं बेंजल्कोनियम क्लोराइड रहता है, जिसको हम 0.01% यूज करते हैं। ऐसे क्लोरोब्यूटानॉल रहता है जिसको हम 0.5% यूज करते हैं। टोटल जो परसेंट रहेगा 100 का, उसमें क्या है इतना मतलब क्लोरोब्यूटानॉल डाला जाएगा, ठीक है। लिमिटेशंस की हम बात करें, लिमिटेशंस का क्या मतलब है, तो लिमिटेशंस ये रहती हैं कि जब हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं तो जो प्रिजर्वेटिव्स है वो क्या हमारी इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, या फिर कुछ एलर्जी जो है कॉज कर सकते हैं जो सेंसिटिव पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो मतलब ये ड्रग को तो बचा के रखते हैं कॉन्टामिनेशन से, लेकिन क्या है मतलब पेशेंट के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं कुछ केसेज में, सभी में नहीं। इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, एलर्जी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। फिर आता है यहाँ पे पैकेजिंग वाला। देखो पैकेजिंग में क्या है, बेसिकली जो पैकेजिंग रहता है इसमें सिंगल डोज कंटेनर्स रहते हैं, एक मल्टीपल डोज कंटेनर्स रहते हैं, ठीक है। सिंगल डोज में तो क्या प्रिजर्वेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे कंटेनर्स जिसमें क्या है ज़्यादा डोजेस रखते हैं हम, ठीक है, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा डोज मतलब हम रखते हैं,
इस तरीके से। तो ज़्यादा डोज के लिए क्या हम प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, लेकिन जो सिंगल डोज रहता है हमारा तो उसके लिए हम क्या किसी प्रिजर्वेटिव्स का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो वो आपको ध्यान रखना है, पैकेजिंग के टाइम पे ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये हमारी क्या होगी, फॉर्मुलेशन अप्रोचेस होगी या फिर फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस होगी जो हमें ध्यान रखनी रहती है फॉर्मुलेशन करते टाइम। चलिए, इसमें क्या कुछ हमारी एडवांस्ड अप्रोचेस हो रहती हैं। सबसे पहले हम बात करें, इसमें रहती है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या है, नैनो पार्टिकल्स का यूज हम करते हैं ताकि जो मेडिसिन रहती हैं वो आइस के अंदर डीप जा सके, और डीप जाने के बाद क्या है, जो टारगेटेड जो एरिया रहता है वहां तक पहुंच सके। तो इसके लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें जो मेनली रहता है वो नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में हम जो ड्रग को प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ठीक है। एक तो क्या, उससे जो ड्रग का जो पेनेट्रेशन है वो बढ़ता है, और जो टारगेटिंग साइट होती है वहां तक वो इजीली पहुंच सकता है। सेकंड, इसमें ऑक्यूलर इंसर्ट्स का हम यूज करते हैं, जो क्या सस्टेन्ड रिलीज के लिए डिवाइसेज बनाई जाती हैं, जिसको हम ऑक्यूसर्ट्स बोलते हैं, जो क्या धीरे धीरे जो मेडिसिन रहते हैं उसको रिलीज करता रहता है और लंबे समय तक अपना जो इफेक्ट है वो बनाए रखता है, ठीक है। ये हमारी कुछ एडवांस अप्रोचेस हो गई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कोटेड टैबलेट, ठीक है। जो हमारी कोटेड टैबलेट रहती हैं, जिनके ऊपर कोटिंग बनी रहती है किसी तरह की, ठीक है, जो आपने लाल पीली नीली अपने टैबलेट्स देखी होंगी तो उनके ऊपर क्या कोटिंग होती है, ओके। तो जो हमारी कोटेड टैबलेट होती है तो उनका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैसे किया जाता है। चलिए पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो कोटेड टैबलेट रहते हैं तो उनको बनाने के प्रोसेस के टाइम पे और जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने के बाद, ठीक है, जो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जो हम टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसको हम जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट बोलते हैं फॉर कोटेड टैबलेट है। ये जो क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, जो टैबलेट रहती है तो उसका वेट, उसकी कोटिंग की जो यूनिफॉर्मिटी रहती है, ड्रग रिलीज और उसकी स्टेबिलिटी जैसे एस्पेक्ट को क्या है चेक करने के लिए हम ये सारे के सारे जो टेस्ट है वो करते हैं, तो ठीक है। तो ये आपको बेसिक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हम करते क्यों है कोटिंग टैबलेट, जो कोटेड टैबलेट्स रहती हैं उनका टेस्ट, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। तो इन प्रोसेस की भी हम बात करेंगे और फिर फाइनल प्रोडक्ट की हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो इन प्रोसेस जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि यानी जब हम टैबलेट बनाते हैं उस वक्त मतलब कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहला रहता है वेट वेरिएशन टेस्ट, ठीक है। हर टैबलेट का जो वेट रहता है वो क्या यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी टैबलेट का ज़्यादा वजन हो गया किसी का कम हो गया, तो ये चीज़ नहीं चलेगी। जो वेट है वो क्या है एक जैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो जो वेट जो वेरिएशन रहता है वो ±5% अलाउड होता है। अगर जो टैबलेट का वेट है वो 250 mg से ज़्यादा हो तो ±5% जो वेट वेरिएशन है वो अलाउड होता है, ठीक है। इतना चल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड मतलब जो फैक्टर रहता है, जैसे ये आपके समझ में नहीं आता आया हो तो मतलब एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मान लीजिए कि कोई टैबलेट है, उसका जो आइडियल वेट है वो कितना है, 300 mg है, ठीक है। तो उसका जो एक्चुअल वेट है वो 285 से 315 mg के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं वेट वेरिएशन। कि मान लीजिए कि किसी का 300 मतलब डिसाइड किया जाए कि 300 mg वेट होगा, तो उसका जो वेट है वो कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो 315 तक चल जाएगा। कम से कम उसका अगर हम बात करें मतलब किसी वजह से उसका जो वेट वेरिएशन है वो कम हो जाता है तो लगभग क्या है 285 तक चल जाएगा। इससे कम नहीं जाना चाहिए। जो वेट वेरिएशन है मतलब वेट में जो चेंजेस आते हैं वेरिएशन में ±5% ही होना चाहिए, ठीक है, टोटल वेट का। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस चीज़ को हम वेट वेरिएशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थिकनेस की। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थिकनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो टैबलेट की जो कोटिंग है वो क्या इवनली होनी चाहिए। यानी मान लीजिए ये कोई टैबलेट है, इसके ऊपर हमने कोटिंग की इस तरीके से लाल पीली नीली, तो जो कोटिंग है वो क्या इवन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह पे पतली कोटिंग है फिर एक जगह पे थोड़ी मोटी कोटिंग होगी फिर पतली कोटिंग होगी फिर मोटी कोटिंग होगी, ये नहीं चलेगा। एक तरह से इवन होनी चाहिए। और इसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम वर्नियर कैलिपर्स बोलते हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो टैबलेट की जो कोटिंग की जो थिकनेस रहती है उसको हम मेजर कर सकते हैं, ओके। ये हो गया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ फिर भी नहीं समझ में आया हो तो जैसे जो कोटिंग रहती है अगर वो ज़्यादा थिक हुई तो जो ड्रग है वो क्या हमारा डिजोल्व होने में क्या टाइम लगेगा, क्योंकि कोटिंग उसकी थिक है तो वो क्या है मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है उसको डिजोल्व होने में। और अगर ज़्यादा पतली हुई तो जो कोटिंग है वो क्या जल्दी टूट जाएगी और ड्रग क्या ज़्यादा जल्दी डिजोल्व हो जाएगा। तो दोनों में ही प्रॉब्लम है, इसलिए क्या एक परफेक्ट कोटिंग होना जरूरी रहता है। हार्डनेस की हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट फैक्टर है हमारा।
देखो हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो टैबलेट की जो स्ट्रेंथ होती है उसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे हम टैबलेट को जब हम हैंडलिंग करते हैं उसकी, जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, कार्टन्स मुंह से पैक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो क्या है, टूट ना जाए, तो उसके लिए क्या है, हार्डनेस टेस्ट किया जाता है टैबलेट का। जो एक्सेप्टेबल रेंज रहती है वो क्या है, 4 से 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है। इतना मतलब एक्सेप्टेबल रेंज होती है हार्डनेस की, ठीक है। एग्जाम्पल्स की मैं अगर बात करूँ तो जो टैबलेट है, मान लीजिए वो क्या ब्रिटल हुई, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं हुई, तो जैसे कि हम पैकेज वगैरह उसे करेंगे तो वो क्या अंदर ही टूट जाएगी उसकी। बहुत सारी आपने टैबलेट्स कभी कभार देखे हुई कि जो पत्ता आता है टैबलेट्स का, तो आपने देखा होगा कई टैबलेट उसमें चूरन सा बन जाता है, मतलब टूट जाती है वो। तो वो क्या होता है, वो जो टैबलेट होती है वो क्या ब्रिटल होती है, मतलब उनकी जो हार्डनेस टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से हो गया टूटी हुई निकलती है उसमें। तो ये मतलब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है इसमें कोटिंग यूनिफॉर्मिटी। हर टैबलेट की जो कोटिंग का जो कलर और जो टेक्सचर रहता है वो क्या सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का जो कलर है वो थोड़ा फीका पड़ गया, किसी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा मैट हो गया, किसी का थोड़ा सा ब्रिटल है, मतलब सही से नहीं हुआ है, उसकी पॉलिशिंग सही से नहीं हुई है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए क्या है, हम जो है कोटिंग यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करते हैं। कोटिंग यूनिफॉर्मिटी को बेसिकली क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन करके, या फिर क्या है जो कुछ हमारे एडवांस मेथड रहते हैं जैसे कि NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करके हम चेक कर सकते हैं। चाहे तो हम आंखों से ही वो तो दिख जाता है, ओके, आंखों से अगर नहीं दिख रहा है, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो NIR स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्टिंग रहती है, तो उससे हम जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा कोटिंग यूनिफॉर्मिटी होगी। डिजोल्यूशन टेस्ट जो हमारा रहता है, तो डिजोल्यूशन टेस्ट क्या है, ड्यूरिंग कोटिंग के टाइम पे चेक किया जाता है। तो टैबलेट को जो बनाने के टाइम पे यानी उसकी कोटिंग करते टाइम ही हम क्या ये चेक कर लेते हैं कि जो टैबलेट से ड्रग रिलीज प्रोफाइल है वो सही है या नहीं है, ठीक है, कि जो ड्रग है वो हमारा सही तरीके से रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है कोटिंग से। तो वो चीज़ हम जो चेक कर लेते हैं, यानी डिजोल्यूशन चेक कर लेते हैं कोटिंग के टाइम पे ही, ओके। बट सो ये तो हमारे क्या इन प्रोसेस वाले हो गए कि जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो टैबलेट हमारी बन रही है, उसकी कोटिंग की जा रही है, तो उस टाइम पे मतलब क्या क्या ध्यान रखना रहता है। अब बात आती है फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, जब हमारी टैबलेट कोट हो गई, सब कुछ परफेक्ट हो गया, हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब हम उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कैसे करेंगे। सो इसको हम बोलते हैं फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, ओके। सो सबसे पहला इसमें रहता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। सो ये जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट रहता है, तो ये क्या चीज़ मतलब चेक करता है कि टैबलेट्स को जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूटने का जो टाइम रहता है, उसको मेजर करने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, ओके। जब हम टैबलेट को निगल लेते हैं, पेट में चला जाता है, अब वो टैबलेट के छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें टूटने लगती है, ओके। सो अब वो जो हमारी टोटल जो हमारी टैबलेट थी, ओके, ये हमारी टोटल टैबलेट है, वो क्या है, छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें टूटने में उसे कितना टाइम लग रहा है, इस चीज़ को हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। चलिए, तो इसमें क्या हमारी जो टाइम लिमिट्स है वो सेट की गई हैं पहले से ही। तो इसमें हम जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, तो या तो हम उसे वाटर के साथ करते हैं, या फिर जो स्टिमुलेटेड जो हमारा गैस्ट्रिक जो फ्लूइड रहता है HCl वगैरह, सो उसके साथ हम उसे टेस्ट करते हैं, ओके। टेस्ट की मतलब इसमें कुछ टाइम लिमिट्स रहती हैं। तो जैसे फिल्म जो कोटेड जो टैबलेट्स रहती हैं, तो उनका जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो 30 मिनट रहता है, मतलब जो फिल्म जो कोटेड मतलब जो कोटेड टैबलेट रहती हैं, ठीक है। और फिर हमारी जो एंटरिक जो कोटेड टैबलेट रहती हैं, तो उनका 60 मिनट्स का रहता है। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। जो फिल्म कोटेड है उनका 30 मिनट, एंटेरिक कोटेड है उनका 60 मिनट, ओके। समझ में आ गया। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि वाटर का यूज करते हैं या फिर स्टिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड का यूज करते हैं। चलिए, जो सेकंड आता है वो हमारा क्या आता है इसमें, डिजोल्यूशन टेस्ट आता है। डिजोल्यूशन टेस्ट ये चीज़ हमारा इंश्योर करता है कि जो टैबलेट से जो ड्रग है वो किस स्पीड से रिलीज हो रहा है। अब टैबलेट के ऊपर हम क्या कोटिंग कर देते हैं ना, तो अब ये जो कोटिंग है, तो इसमें से जो ड्रग है वो कितनी तेजी से रिलीज हो रहा है, तो इसे हम डिजोल्यूशन टेस्ट बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट हम क्या यूज करते हैं इसको चेक करने के लिए, इसको हम USP डिजोल्यूशन एपरेटस टाइप 2 बोलते हैं, ओके, जैसे हम पैडल मेथड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, मतलब कितनी लिमिट होती है, तो जो 80% ड्रग है वो क्या है 45 मिनट के अंदर गया रिलीज हो जाना चाहिए। तो इस चीज़ को हम जो डिजोल्यूशन टेस्ट के अंदर इंश्योर करते हैं। चलिए, नेक्स्ट इसमें क्या आता है, इसको हम बोलते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, टेबलेट की जो टफनेस होती है उसको हम चेक करते हैं कि ये क्या है, जैसे हम ट्रांसपोर्ट वगैरह करेंगे इसको, तो ये क्या ख़राब तो नहीं हो जाएगी, टूटने तो नहीं लगेगी। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम फ्राइबिलिटी टेस्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फ्राइबिलेटर, ओके। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जो फ्राइबिलिटी टेस्टिंग करता है। इसमें हम लिमिट की बात करें तो 1% से ज़्यादा मतलब वेट लॉस नहीं होना चाहिए ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, मतलब फ्राइबिलिटी टेस्ट में। तो फ्राइबिलिटर में हम क्या करते हैं, इस टैबलेट को डाल देते हैं, मतलब ये घूमता है एक तरह से गोले की तरह, तो उसके अंदर हम टैबलेट को डाल देते हैं।
फिर हम 100 रिवॉल्यूशंस लगवाते हैं, मतलब 100 टाइम उसे घुमाते हैं फाइब्रिलेटर को, तो वो स्पीड में घूमता है। तो जब ये रुकेगा 100 रिवॉल्यूशंस के बाद, तो उसमें से केवल 1% जो वेट है वो लॉस होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम जो प्राइबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ऐसे फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि जो टैबलेट में जो लिखी गई ड्रग की क्वांटिटी है वो एक्चुअल में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, SPLC हो गया और UV स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री हो गया। ये दो मतलब तरीके रहते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं कि जो रेफर रहता है उस पर ड्रग की क्वांटिटी लिखी हुई है 50 mg, वो जो 50 mg वो ड्रग के अंदर प्रेजेंट है भी या नहीं है। इसको हम ऐसे फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा स्टेबिलिटी टेस्टिंग। टैबलेट की जो फिजिकल केमिकल जो माइक्रोबियल जो स्टेबिलिटी रहती है, तो उसको जो अलग अलग कंडीशंस पे चेक किया जाता है, अलग अलग स्टोरेज कंडीशंस पे टेम्परेचर को कम करके ज़्यादा करके चेक किया जाता है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको क्या हम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं, ठीक है। और अगर ये जो टेम्परेचर अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, यानी 27 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर क्या ये कम हो जाता है थोड़ा सा, यानी ये -2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसमें 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो ये जो रहता है ये क्या है, एक्सेप्टेबल रेंज रहती है, ठीक है। टेम्परेचर की तो ये बात होगी कि मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर हम रखते हैं तो थोड़ा बहुत 2% इधर उधर होता है, तो मतलब एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसमें क्या है, जो ह्यूमिडिटी रहती है वो 60% रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी रहती है, इसका मतलब ये है बेसिकली कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसको 60% के आसपास होनी चाहिए, लेकिन अगर ये 55% से 65% के बीच में रहेगी तब भी इसे हम एक्सेप्टेबल मानेंगे। ओके, देखो दो चीज़ें, जैसे हम लॉन्ग टर्म में इसे रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 25 डिग्री सेल्सियस पर इस ड्रग को हमने रखा लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर क्या है लॉन्ग टर्म जैसे वो खत्म होता है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो खत्म होती है, तो अगर उसका जो टेम्परेचर है, जो ड्रग का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेल्सियस हो जाता है या फिर 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो +2% हो जाए -2%, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा। ऐसे जो रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी रहती है, अगर वो वैसे तो क्या है 60% फिक्स की गई है, लेकिन 5% इधर उधर हो जाती है, मान लीजिए 65% हो जाती है, या फिर 5% कम हो जाती है, 55% रह जाती है, तब भी इसे हम एक्सेप्टेबल मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर 5% से अगर ज़्यादा इधर उधर हो जाती है तो मतलब प्रॉब्लम वाली बात है। एक्सीलेटेड कंडीशंस के लिए ये वैल्यूज दी गई हैं। लॉन्ग टर्म में तो क्या है, मतलब स्लोली जो नेचुरली जो टाइम लगता है उसमें रखते हैं। एक्सीलेटेड में हम क्या है, जो एनवायरनमेंट बनाते हैं तो उससे हम फटाफट मतलब ये चेक कर सकते हैं कि मतलब हम 2-4 दिन में ये चेक कर सकते हैं कि अगले मतलब 1 साल में जो ड्रग है वो हमारा स्टेबल बना रहेगा या नहीं बना रहेगा। इसको हम एक्सीलेटेड कंडीशंस बोलते हैं। ओके, आई होप आपके ये पूरा समझ में आ गया होगा। और इसमें एक और मतलब रहता है विजुअल इंस्पेक्शन का। तो इसमें हम जो टैबलेट वगैरह रहती हैं तो उसको हम आंखों से देख सकते हैं कि उसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, कलर वेरिएशंस तो नहीं है, कलर तो नहीं चेंज हो गया, या फिर कोटिंग के अंदर कोई बबल्स तो नहीं है। तो इसको हम जो विजुअल इंस्पेक्शन से जो हम इसे एंश्योर कर सकते हैं। चलिए सबसे लास्ट पॉइंट की हम बात करें, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। ओके, तो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स में कुछ नहीं है, टैबलेट्स को क्या है, इंडियन फार्माकोपिया जो IP रहता है, US फार्माकोपिया, ठीक है, या फिर जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है, तो इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं तो उन्हीं को हमें फॉलो करना रहता है जो हम कोटेड टैबलेट्स बनाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें हम देखेंगे डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर पेरेंटल्स, ठीक है। जो पेरेंटल्स तो जो हमारे ड्रग्स रहते हैं तो उनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें पेरेंटल जो प्रोडक्ट्स हैं वो होते क्या हैं। पेरेंटल प्रोडक्ट्स का मतलब रहता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे मतलब ड्रग्स जिनको हम डायरेक्टली जो है अपनी नसों में देते हैं, अपने मसल्स में लगाते हैं, तो इन्हें हम जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, यानी इंजेक्शंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करें पेरेंटल प्रोडक्ट्स के, हमारे स्टेराइल होते हैं, इंजेक्टेबल मेडिसिन होती हैं जिन्हें डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है इन द बॉडी, थ्रू द वीन्स करते हैं, मसल्स के थ्रू करते हैं, या फिर स्किन के अंदर लगाते हैं। इनका जो प्रिपरेशन और इनका जो क्वालिटी कंट्रोल जो टेस्ट रहता है तो वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं की जा सकती, जरा सी भी लापरवाही हम नहीं बरत सकते। अगर इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो जो प्रोडक्ट है वो हमारे बीमार बना सकता है, हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए हम काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं
ताकि जो प्रिपरेशन है वो हमारी परफेक्ट रहे। चलिए अब बात करते हैं सीधे प्रिपरेशंस की कि किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स रहते हैं। सबसे पहले जो प्रिपरेशन का जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है फॉर्मुलेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट्स का सिलेक्शन करते हैं सबसे पहले। तो जो भी हम पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें मोस्टली जो है वाटर का यूज किया जाता है इंजेक्शंस के लिए, ठीक है, जिसको हम वाटर फॉर इंजेक्शन यानी WFI बोलते हैं, उसको हम यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे ऑयल बेस्ड जो सॉल्वेंट्स रहते हैं उनका भी हम यूज करते हैं, जैसे कि सीसम ऑयल हो गया। तो कुछ हमारे स्पेसिफिक ड्रग्स रहते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। सेकंड इसमें क्या है, हम स्टेबलाइजर्स का यूज करते हैं। स्टेबलाइजर्स ये क्या करते हैं, ये ड्रग को जो डिग्रेड होने से बचाते हैं, ठीक है, उसको लंबे समय तक स्टेबलाइज करके रखते हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो वो रहते हैं हमारे, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड हो गया जिसे हम विटामिन C बोलते हैं, कुछ हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, कुछ हम प्रिजर्वेटिव्स भी यूज करते हैं। तो अब प्रिजर्वेटिव्स में क्या एक कॉमन एग्जांपल रहता है जिसको हम बेंजाइल एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल। ओके, सो ये हमारा काफ़ी कॉमन एग्जांपल है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड जो हमारा जो स्टेप आता है इसमें वो हमारा फिल्ट्रेशन का रहता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो इम्प्योरिटीज और जो पार्टिकुलेट मैटर रहता है उसको रिमूव करने के लिए हम उससे फिल्टर करते हैं, जो हमारे पेरेंटल प्रिपरेशंस रहती हैं। तो चलिए जो फिल्टर रहता है तो उसका जो पोर साइज है, उसके जो छेद होते हैं वो क्या है, कम होने चाहिए, मतलब 0.22 माइक्रोन तक होने चाहिए। इतने छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे हम जो ड्रग होता है उसको हम फिल्टर करते हैं, तो सारी की सारी जो इम्प्योरिटी रहती है वो निकल जाती है। चलिए नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा फिलिंग और सीलिंग का आता है। तो फिलिंग और सीलिंग में हम क्या करते हैं बेसिकली कि जो फॉर्मुलेटेड जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको एसेप्टिक कंडीशंस में क्या है, एम्प्यूल्स के अंदर, वायल्स के अंदर या जो सिरिंज रहती है उनके अंदर उसे फिल किया जाता है, ठीक है। सो इसे हम फिलिंग की प्रोसेस बोलते हैं। ऐसे क्या फिर सीलिंग आती है, तो जैसे ही हम इसे भर देते हैं वायल्स के अंदर या फिर एम्प्यूल्स के अंदर, सिरिंज के अंदर, तो इमीडिएटली क्या है फिर इसको सील कर दिया जाता है ताकि जो कॉन्टामिनेशन है वो ना हो पाए, ठीक है। सो जैसे हमने भरा उनके अंदर, उसके बाद उसे तुरंत सील कर दिया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोसेस आती है वो आती है स्टेरिलाइजेशन की। ओके, स्टेरिलाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑटोक्लेविंग करते हैं, जिसमें जो हीट स्टेबल प्रोडक्ट्स रहते हैं तो उनको जो हम इसके अंदर स्टेरिलाइज करते हैं। और कुछ हमारी ऑयली प्रिपरेशंस रहती हैं तो उनके लिए हम ड्राई हीट का यूज करते हैं, क्योंकि ऑटोक्लेविंग में वो क्या खराब हो सकती है। चलिए ये आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें, और यहाँ पे मैं आपको बता भी दूँ, ऑटोक्लेविंग में क्या है, लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है 15 से 20 मिनट के लिए। ऐसे ही जो हमारी ड्राई हीट रहती है तो उसमें 160 से लेकर जो 160 से 170 जो डिग्री रहता है, इतने टेम्परेचर पर रखा जाता है लगभग 2 आवर्स के लिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रिपरेशन तो हमने देख ली, अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, करते क्यों हैं, ताकि जो प्रोडक्ट हो हमारा सेफ रहे, इफेक्टिव रहे। सबसे पहला टेस्ट क्या रहता है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट रहता है उसमें जो माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन है, इसको चेक करने के लिए हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। मेथड्स की हम बात करें, देखो मेथड्स की हम बात करें तो एक तो डायरेक्ट इनोक्यूलेशन रहता है, एक रहता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट इनोक्यूलेशन का मतलब रहता है कि प्रोडक्ट को जो है कल्चर मीडिया में हम इनोक्यूलेट करते हैं और माइक्रोबियल ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेकंड जो रहता है वो रहता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। इसमें जो सॉल्यूशन रहता है उसको स्टेराइल फिल्टर से पास करके हम जो माइक्रोब्स रहते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको हम रिमूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें कि अगर जो माइक्रोबियल ग्रोथ हमें दिखती है, इनोक्यूलेशन जो हमारा मेथड रहता है, सॉरी ये वाला इनोक्यूलेशन मेथड, तो इसमें अगर हमें माइक्रोबियल ग्रोथ दिखती है तो जो प्रोडक्ट है तो वो क्या हमारा खराब हो सकता है, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा पायरोजन टेस्टिंग। पायरोजन तो आप जानते ही हो, फीवर कॉजिंग जो सब्सटेंस रहते हैं, एजेंट्स रहते हैं, उनको हम जो पायरोजन्स बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया भी था, एंडोटॉक्सिन्स होते हैं हमारे। सो वो हमारे पायरोजन्स होते हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए पायरोजन टेस्टिंग की जाती है। मेथड्स का यूज करें तो पहला इसमें रहता है रैबिट टेस्ट, ठीक है। रैबिट टेस्ट में क्या है, रैबिट्स को इंजेक्ट करके उनकी बॉडी टेम्परेचर चेक की जाती है, ठीक है। यानी जो ड्रग होता है उसको पहले रैबिट्स में लगाया जाता है, और वो क्या है, रैबिट्स की अगर जो बॉडी है उसका जो टेम्परेचर अगर वो इंक्रीज होता है तो हम मान लेते हैं कि उसके अंदर क्या है, जो पायरोजन्स है वो प्रेजेंट है। ऐसे इसमें लाल टेस्ट रहता है जिसको हम लिमलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट बोलते हैं। फिर इसमें क्या रहता है बेसिकली, जो क्रैब्स का जो ब्लड रहता है उससे ड्राइव किया गया एक रिएजेंट होता है, तो उससे क्या है, हम एंडोटॉक्सिन्स रहते हैं तो उनको हम डिटेक्ट करते हैं।
ठीक है। सो इसको हम लाल टेस्ट बोलते हैं। उसे डिटेक्ट किया जाता है एंडोटॉक्सिन्स को, देन उन्हें क्या रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग। इसका क्या मतलब है कि जो विजिबल और जो सब विजिबल जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, जैसे कि डस्ट हो गई, ठीक है, जैसे कि डस्ट हो गई, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डस्ट हो गई, ग्लास हो गई, तो ये क्या मतलब, या तो हम विजिबली इनको देख सकते हैं, और अगर हम नहीं भी देख पाते हैं तो उन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हम पार्टिकुलेट मैटर टेस्टिंग करते हैं। मेथड का क्या हम यूज करते हैं, तो लाइट ऑब्सक्यूरेशन जो पार्टिकल काउंटर रहता है, तो उस मेथड का हम यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें हमारा एक और टेस्ट आता है जिसको हम लीक टेस्ट बोलते हैं। तो लीक टेस्ट में क्या है, जो एमप्यूज या जो बाइल्स वगैरह रहते हैं तो उनमें किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लीक टेस्ट करते हैं। ओके। इसके अलावा मेथड की हम बात करें तो मेथड में हम क्या है, जो डाइज रहते हैं तो उनको वैक्यूम कंडीशंस में कंटेनर के अंदर लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पे हम ये देखते हैं कि लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल सा तरीका रहता है। ऐसे फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तो ये तो आपको पता ही है कि प्रोडक्ट में जो एक्टिव ड्रग की जो करेक्ट क्वांटिटी है उसको हम कंफर्म करते हैं, जो रेफर पे लिखा हुआ है उतनी क्वांटिटी है या नहीं है, इस चीज़ को हम ऐसे ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। मेथड्स की हम बात करें कैसे करते हैं, तो HPLC कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, यूवी स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री, ठीक है। सो ये हमारा काफ़ी कॉमन से 2 मेथड होते हैं। सबसे लास्ट आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म और जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी चेक की जाती है कि लॉन्ग टर्म में वो कैसा करेगा, और जो एक्सीलरेटेड कंडीशंस रहते हैं उसमें कैसा करेगा। ठीक है। सो ये ध्यान रखना रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, वही सेम हमारा 25 डिग्री सेल्सियस ±2%, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 60% RH ±5%। ओके। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाता है। ओके। तो ±2 डिग्री सेल्सियस इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है, 5% इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसे एक्सीलरेटेड कंडीशंस के लिए 40 डिग्री सेल्सियस पर कितना रहता है हमारा, ±2 डिग्री सेल्सियस, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, 75 RH ±5%। ओके। दोनों आपको ध्यान रखनी है। तो बस ये हमारा तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग होगी। तो कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इलस्ट्रेट द रोटरी डाई प्रोसेस फॉर एनकैप्सुलेशन विद डायग्राम्स एंड प्रिंसिपल्स। देखो ये जो रोटरी डाई प्रोसेस है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हम कैसे बनाते हैं उस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फिर भी लेकिन यहाँ पे क्या है, बेसिकली अलग से पूछा जा रहा है कि रोटरी जो डाई प्रोसेस रहती है तो किस तरीके से काम करती है एनकैप्सुलेशन में। तो इस अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें डायग्राम पे फोकस करना है, डायग्राम आपको बना के ही आना है। ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं इसकी हम। रोटरी डाई प्रोसेस होती क्या है, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं जो सॉफ्ट जेलेटिन जो कैप्सूल्स को बनाने के लिए इसे हम यूज करते हैं, जैसे हम सॉफ्ट जेल्स भी बोलते हैं। ये क्या एक ऑटोमेटिक प्रोसेस रहती है जिसमें कैप्सूल को फॉर्म किया जाता है, उसको फिल किया जाता है, और उसको जो है सील किया जाता है। ठीक है। सो सारी की सारी चीज़ें एक ही बार में की जाती हैं उस मशीन से। चलिए इतना आपके समझ में आ गया। अब इसके बारे में समझते हैं कि इसका प्रिंसिपल किस बेसिस पे ये काम करती है, क्या प्रिंसिपल है। चलिए सबसे पहले हम बात करें कि ये जो पूरी प्रोसेस है तो ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है इसके। सबसे पहला रहता है साइमल्टेनियस रोटेशन एंड सीलिंग। यानी इसमें क्या है, बेसिकली 2 जेलेटिन रिबन्स होती है, उसको एक साथ ये रोटेट करती है और कैप्सूल का जो आउटर सेल रहता है उसको बनाती है। ठीक है। तो आउटर जो कैप्सूल सेल है वो हमारी बन जाती है। उसके बाद उसमें लिक्विड सेमी सॉलिड जो मटेरियल रहता है उसको फिल किया जाता है। और फिल कैसे किया जाता है कि जो रिबन्स रहती हैं तो उनके बीच में क्या है, इसको इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो प्रेशर और हीट जो है अप्लाई की जाती है। ठीक है। प्रेशर और हीट लगाकर जो जेलेटिन रिबन्स होती हैं उनको हम सील कर देते हैं, और फिर क्या है, इसका इसी तरीके से जो प्रोडक्शन है वो चलता रहता है। ओके। सबसे पहले यहाँ पे हम मटेरियल फिल करते हैं। कैसा मटेरियल फिल करते हैं, यानी लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, ठीक है, या ऑयल्स हो गए, उसको हम यहाँ फिल करते हैं। ये जेल की रिबन्स होती हैं। ओके। इस तरीके से एक रिबन इधर से आती है, एक रिबन इधर से आती है। ठीक है। सो जैसे ये पहिया घूमता है ऐसे, तो ये रिबन्स के नीचे जाती है इस तरीके से, इसके अंदर ऐसे फिट हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें से लिक्विड वगैरह है वो यहाँ रिलीज करते हैं तो वो इसके अंदर यहाँ फिल हो जाता है। ओके। फिर ये पहिया दोबारा से घूमता है तो जो रेवन होती हैं वो दोनों यहाँ पे आके मिल जाती हैं और यहाँ से सील हो जाती हैं। सील होके ये और नीचे चलती जाती हैं। फिर ये जो ऊपर का हिस्सा है ये भी क्या है, यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे सील हो जाता है, और जो कैप्सूल है वो इस तरीके से
इसके नीचे बन के निकलते चले जाते हैं, ठीक है, इनको हम सॉफ्ट जेल बोलते हैं। यहाँ से जो बेस्ट जो रेवन होती है यानी जो जिलेटिन रहता है वो निकलता रहता है, ठीक है। सो इस तरीके से क्या है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले इसमें होता क्या क्या है। एक तो जिलेटिन टैंक रहता है, ठीक है, जिसमें जो जिलेटिन है वो क्या 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक, और मतलब वहाँ पे उसे हीट करके रखते हैं हम, जिससे क्या है यूनिफॉर्म जो रेवन का फ्लो है वो क्या है, लगातार बनता रहता है। उसके बाद इसमें कुछ डायरोल्स होते हैं। डायरोल्स मतलब इस तरीके की मतलब गैप होते हैं जिसमें क्या है, जो कैप्सूल है वो फिल होता है, ठीक है। और फिर क्या हमारे रोल्स होते हैं, पहिए होते हैं। इसके बाद क्या होता है इसमें, फिल मटेरियल ओपर। फिल मटेरियल ओपर मैंने बता दिया, जिसमें मटेरियल को फिल किया जाता है। ऑयल्स हो गए, लिक्विड्स हो गए, जैसे हमें कैप्सूल के अंदर फिल करना है। इसके अलावा रेवन फीड सिस्टम हो गया। रेवन फीड का भी मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से जो जेल रेवन रहती है वो इस तरीके से इसके अंदर फीड की जाती है, तो ये भी सिस्टम होता है पूरा। अभी ये जो मशीन है वो आपको खुली हुई दिख रही है, इसमें क्या है प्रॉपर इसके कवर्स होते हैं, तो उनमें क्या है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ये चलती है मशीन, ओके। ऐसे फिर क्या इसमें कूलिंग सिस्टम रहता है, तो जैसे ही सील पैक हो जाते हैं ना, जैसे ये यहाँ से मान लीजिए जो कैप्सूल है वो सील हो गया, पैक हो गया, तो यहाँ से जैसे ही नीचे टपकेगा तो इनको तुरंत के तुरंत मतलब इनको कूल डाउन भी किया जाता है। तो ये हीटेड होते हैं तो ये क्या है सॉफ्ट होते हैं, मतलब इनके टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए इनकी सॉफ्टनेस को जो थोड़ा हार्ड करने के लिए इनको तुरंत जो कूल किया जाता है। तो एक कूलिंग सिस्टम भी होता है। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं इस मशीन के अंदर, ओके, जैसे हम डाई रोटरी मशीन बोलते हैं। स्टेप्स की हम बात करें तो सबसे पहले तो क्या है, जो जेलेटिन रिबन्स है उनको प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें जेलेटिन को प्लास्टिसाइजर्स के साथ मिलाया जाता है, जिसमें ग्लिसरीन या सॉर्बिटॉल हम प्लास्टिसाइजर्स का यूज करते हैं, और इसमें कुछ वाटर को भी मिलाया जाता है। देन इसको हम हीट करते हैं, और हीट होने के बाद ये सारी चीज़ें जो रहती हैं उनको हम आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, ये रहता है। इसके बाद जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन रहता है जेलेटिन का, इसको हम रेवंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, थिन रेवंस की फॉर्म में, यानी 0.03 से 0.05 इंचेस तक जो थिकनेस रहती है वो रहती है। उसके बाद उनको कूल किया जाता है, यानी एक प्रॉपर रेवन बना दी जाती है। फिलिंग मटेरियल प्रिपरेशन की जाती है, हमें भरना क्या है उसके अंदर, लिक्विड, सेमी सॉलिड, ये सारी चीज़ें। और इसमें ऑयल्स को भी भरा जा सकता है, सस्पेंशन, हाइड्रोफ्लिक जो मटेरियल्स रहते हैं उनको भी इसके अंदर भरा जा सकता है, ठीक है। रेवन फीडिंग सिस्टम मतलब रेवंस को उसमें सेट किया जाता है मशीन में, ताकि एनकैप्सुलेशन हो सके प्रॉपर तरीके से। जिलेटिन रिबन्स होती है उसको क्या है रोटरी डाई मशीन में उसे फिट किया जाता है। और जो रिबन्स होती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं, जो पहिए होते हैं ना, तो पहियों के साथ क्या इस तरीके से वो घूमती हुई चलती है, ठीक है, नीचे जाती है, जिससे क्या है बीच में इस तरीके से कैप्सूल फॉर्म हो जाता है, ओके, इस जगह पे आके या कैप्सूल फॉर्म हो जाता है। और कैप्सूल फॉर्म होने के बाद ये पहिए फिर से घूमते हैं और सील पैक इसे कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बस आपको प्रोसेस ध्यान रखनी है जो मैंने आपको शुरू में बताई है, ठीक है। तो इस तरीके से काम रहता है, और सबसे फाइनल स्टेप इसको कूल किया जाता है, उसे ड्राई किया जाता है, ताकि जो हीटेड जो कैप्सूल बने हैं वो क्या है थोड़े से सूख जाएं, ठंडे हो जाएं, जिससे वो थोड़े से सॉलिड हो जाते हैं। इसलिए इनको कूल किया जाता है इमीडिएटली सील होने के बाद, ओके। और ड्राई करने के लिए हम क्या है टम्बल ड्रायर्स का यूज करते हैं, और इसके बाद क्या हम उसे कंट्रोल कंडीशंस के अंदर भी उन कैप्सूल्स को रखते हैं 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और 40 डिग्री और 40% जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है उनके अंदर क्या से रखा जाता है जो कैप्सूल्स रहते हैं, ओके। एडवांटेज की हम बात करें तो हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। प्रोडक्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं पूरी एफिशिएंसी के साथ, यूनिफॉर्म तरीके से। कैपेबल ऑफ एनकैप्सुलेटिंग लिक्विड्स को कर सकते हैं, सस्पेंशन, सेमी सॉलिड्स, इन सभी को हम जो एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। मिनिमल ड्रग वेस्टेज, ठीक है, ड्रग का जो वेस्टेज है वो कम से कम होता ही नहीं है, काफ़ी कम होता है। और क्या है लगातार हम जो प्रोडक्शन कर सकते हैं कैप्सूल्स की। बात करते हैं यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या क्या हमें ध्यान रखने रहते हैं। सबसे पहले तो ये इसका वेट वेरिएशन हम देखते हैं कि कैप्सूल का जो वेट है वो यूनिफॉर्म है या नहीं है, तो ये चीज़ हम क्या है वेट वेरिएशन में देखते हैं। और सेकंड हम बात करें वो रहता है हमारा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। इसमें कैप्सूल की जो सेल रहती है उसको डिजोल्व होने का हम टाइम देखते हैं कि कितने टाइम में इसकी जो कैप्सूल की जो सेल है वो डिजोल्व हो जाती है। तो बेसिकली जो टाइम रहता है वो क्या 30 मिनट तक रहता है टिपिकली, ओके। फिर हमारा लीकेज टेस्ट आता है, जो कैप्सूल सील रहता है तो उसकी हम इंटीग्रिटी को चेक करते हैं कि वो लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है उसमें से। तो विजुअल इंस्पेक्शन से पता चल जाता है लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे हमारी स्टेबिलिटी टेस्टिंग आती है। इसमें हम देखते हैं कि कैप्सूल को स्टेबिलिटी, मतलब जब हम उसे स्टोर करते हैं तो वो लंबे समय तक जो स्टेबल रहता है या नहीं रहता है, तो उसके लिए हम लॉन्ग टर्म और एक्सीलरेटेड टेस्टिंग करते हैं, जो कि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ओके। सो ये आपको ध्यान रखना है इतना।
और बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, डायग्राम आप याद कर लेना तो वो आप एग्जाम में बना सकते हो, तो बढ़िया, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा बना रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या हमें वेरियस टाइप की जो पैकेजिंग है उसके बारे में डिस्कस करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, जो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग रहती है तो उसमें हम कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है और रेमेडीज क्या है, तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो पैकेजिंग रहती है वो होती क्या है, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी पैकेजिंग का मेन गोल रहता है कि ड्रग की जो स्टेबिलिटी है, उसकी जो सेफ्टी है, ठीक है, उसकी जो एफिकेसी है उसको इंश्योर करना। क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें क्या पैकेजिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं कि हम किस तरीके से उसकी पैकेजिंग कर रहे हैं। पैकेजिंग मटेरियल का जो सिलेक्शन रहता है वो प्रोडक्ट के टाइप के हिसाब से, उस ड्रग की स्टेबिलिटी के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है और रेगुलेटरी कॉम्प्लाइंस क्या रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती है कि हमें जो है किस टाइप की पैकेजिंग उस ड्रग की करनी है, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब जल्दी से टाइप ऑफ पैकेजिंग देख लेते हैं। सबसे पहला क्या रहता है हमारा, ग्लास, ग्लास पैकेजिंग। तो जैसे हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, जैसे कि हमारे इंजेक्शंस हो गए, ओरल लिक्विड्स हो गए, कुछ हमारे सेंसिटिव फॉर्मुलेशंस हो रहते हैं जो क्या काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए हम ग्लास पैकेजिंग का यूज करते हैं। इसमें बेसिकली तीन टाइप के ग्लासेज हम यूज करते हैं। सबसे पहला टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास रहता है। तो जो बोरोसिलिकेट जो ग्लास रहता है तो वो एक तो हाई रेजिस्टेंस रहता है, थर्मल मतलब गर्मी हीट से क्या है बचा के रखता है ड्रग्स को, और जो केमिकल मतलब रिएक्शंस हो सकती हैं तो उनसे भी क्या है बचा के रखता है ड्रग को, ठीक है। तो इसको बेसिकली यूज किया जाता है ऐसी चीज़ों में जैसे कि हमारे इंजेक्टेबल जो सॉल्यूशंस रहते हैं ना, इंजेक्टेबल जो इंजेक्शंस रहते हैं, तो उनके लिए हम टाइप 1 बोरोसिलिकेट ग्लास का यूज करते हैं। फिर हमारा रहता है सेकंड रहता है इसमें टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास, इसे हम बोलते हैं। सो ये क्या है, इसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो मॉडरेट रहता है, और न्यूट्रल जो पीएच सॉल्यूशंस रहते हैं तो उनके लिए बेसिकली इसको यूज किया जाता है। थर्ड हमारे रहते हैं टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। सो ये क्या है, जो ड्राई फॉर्मुलेशंस रहते हैं जैसे कि पाउडर्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, तो उसके लिए क्या हम टाइप 3 सोडा लाइम ग्लास को यूज करते हैं बेसिकली ड्राई फॉर्मुलेशंस के लिए। एडवांटेजेस की बात करते हैं कि मतलब जो ग्लास पैकेजिंग रहती है उसके एडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहले तो क्या है, इनर्ट और इम्परमिएबल, ठीक है। इनर्ट का मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शंस नहीं होती हैं एक तो इसमें, और ड्रग को क्या है लंबे समय तक स्टेबल रखता है। सेकंड इसमें क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर एंड लाइट। कि जो एम्बर कलर की जो ग्लास बोटल्स रहती है ना, एम्बर कलर का जो ग्लास रहता है, सो वो क्या है लाइट से बचाता है ड्रग को, ठीक है, और जो यूवी लाइट्स रहती है उसको भी जो ब्लॉक करता है। सो ये चीज़ होगी, ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। अब लिमिटेशंस की बात करते हैं, डिसएडवांटेजेस की। ब्रिटल रहता है, ब्रेकेबल रहता है, इजीली टूट सकता है। लीचिंग की हम बात करें, इसमें एक प्रॉब्लम रहती है जिससे हम बोलते हैं रिलीज अल्कली इनटू द प्रोडक्ट। इसका मतलब ये रहता है कि जो अल्कली आइंस रहते हैं वो क्या प्रोडक्ट में रिलीज हो सकते हैं, ओके। जो ग्लास रहता है तो उसमें क्या है, उस ग्लास के जो आइंस रहते हैं, जो अल्कली आइंस रहते हैं वो क्या प्रोडक्ट में रिलीज हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम है। रेमेडीज की हम बात करें कि मतलब जो लिमिटेशंस हैं उसको बचाया कैसे जा सकता है, प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एम्बर कलर्ड ग्लास का हम यूज कर सकते हैं, जो लाइट सेंसिटिव ड्रग्स के लिए काफ़ी ठीक रहता है। इसके अलावा हम प्री ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो ग्लास रहता है उसको हम सल्फर डाइऑक्साइड से हम ट्रीट कर सकते हैं। इससे जो अल्कली लीचिंग की जो प्रॉब्लम रहती है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मतलब सॉल्यूशंस रहते हैं लिमिटेशंस के। चलिए सेकंड इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग आती है, तो आप अच्छे से जानते हो प्लास्टिक पैकेजिंग को। बोटल्स हो गई, ब्लिस्टर पैकेजिंग हो गई, कुछ हमारे कंटेनर्स हो गए जिसमें हम टैबलेट्स और लिक्विड्स को पैक करते हैं। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, इसके अलावा पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया जिसको हम पीवीसी पैकिंग बोलते हैं। देखो एडवांटेज सिंपल से है, लाइट वेट रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं और सेटर प्रूफ, टूटा टाटी नहीं होती है, ठीक है, और रेजिस्टेंट टू केमिकल अटैक, ठीक है, तो केमिकल अटैक से भी बचाते हैं। लिमिटेशंस की हम बात करते हैं, देखो परमिएबिलिटी, जो मॉइस्चर और जो गैसें रहते हैं उसको अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि ये एयर टाइट तो नहीं रहते हैं इतना, तो अपन भी जानते हैं। इंट्रैक्शन की प्रॉब्लम रहती है इसमें कि जो प्लास्टिसाइजर्स रहते हैं वो ड्रग के साथ क्या रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जो हम प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं तो वो ड्रग के साथ रिएक्ट कर सकता है। रेमेडीज की हम बात करें, ठीक है, ये जो लिमिटेशंस है, प्रॉब्लम्स हैं, इनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, बैरियर कोटिंग कर सकते हैं, यानी मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग कर सकते हैं मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए। सेकेंड इसमें हम क्या कर सकते हैं, हाई क्वालिटी पॉलीमर्स का यूज कर सकते हैं जो कि लेस रिएक्टिव होते हैं मटेरियल के साथ, तो वो क्या करेंगे प्रोडक्ट के साथ जो है रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड आती है मेटल की पैकेजिंग।
अब मेटल्स में क्या रहता है बेसिकली, अब देखो मेटल्स में क्या है, जो हमारे एरोसोल कंटेनर्स रहते हैं, ट्यूब्स रहती हैं, जो ब्लिस्टर पैकेजिंग रहती है, तो उसमें मेटल्स का यूज़ किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा इस तरह के जो ब्लिस्टर्स रहते हैं, किसी किसी में तो प्लास्टिक के आते हैं जिसमें टैबलेट दिखाई देती है हमें, तो वो तो क्या है प्लास्टिक और मतलब एल्यूमिनियम, दो तरह की पैकेजिंग उसमें होती है। लेकिन कई कई में आपने देखा कि इस तरह की जो मेटल की मतलब एल्यूमिनियम की मतलब दोनों तरफ से होता है, तो इसको मेटल पैकेजिंग बोलते हैं। तो इसको कई चीज़ों में यूज करते हैं, एरोसोल कंटेनर्स हो गए, ट्यूब्स हो गई, ब्लिस्टर पैकेजिंग, सभी में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एल्यूमिनियम और टिन खासकर यूज किया जाता है मेटल पैकेजिंग में। एडवांटेज की हम बात करें तो देखो सबसे पहले इसका एडवांटेज तो यही है कि मॉइस्चर गैस और जो लाइट बैरियर की तरह काम करता है। फिर रहता है हमारा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को भी इंश्योर करता है। ठीक है। लिमिटेशंस की हम बात करें तो एसिड और जो अल्कलाइन जो डक्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये जो एल्यूमिनियम या जो टिन होता है ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। रेमेडीज की हम बात करें तो लाइनिंग मटेरियल्स यानी इनर कोटिंग्स हम कर सकते हैं, एग्जाम्पल के एपॉक्सी रेजेंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनर कोटिंग कर सकते हैं एपॉक्सी रेजेंस का यूज करके। नेक्स्ट हमारा ब्लिस्टर पैकेजिंग आता है, इसमें पीवीसी और एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। ऊपर तो ये पीवीसी का होता है आपको जो प्लास्टिक का दिख रहा है, नीचे जो लेयर लगी रहती है वो किसकी रहती है, एल्यूमिनियम की। ठीक है। तो इसमें जो प्लास्टिक और मेटल्स दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। एडवांटेज की हम बात करें, एंश्योर यूनिट डोज प्रोटेक्शन, कि इसमें क्या है बहुत सारी यूनिट्स रहती हैं, 1 2 3, तो हर यूनिट क्या है इसमें प्रोटेक्ट रहती है। तो ये चीज़ इसमें हमें देखने को मिलती है। कॉन्टामिनेशन जो रिस्क रहती है उसको रिड्यूस करता है। ठीक है। लिमिटेशंस की हम बात करें कि इसे बनाने की जो कॉस्ट आती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशंस हैं। चलिए, सबसे लास्ट चीज़ जो हम इसमें बात करेंगे वो रहेगी हमारी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स फॉर पैकेजिंग। ठीक है, रेगुलेटरी क्या क्या कंसिडरेशंस इसमें होनी चाहिए। सबसे पहले फार्माकोपियल कॉम्प्लाइंस। ठीक है, फार्माकोपियल कॉम्प्लाइंस का मतलब रहता है कि आईपी, यूएसपी और बीपी। ठीक है, इन तीनों के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना रहता है पैकेजिंग के टाइम पे। फिर इसमें एक स्टेबिलिटी टेस्टिंग और की जाती है, जिसमें जो प्रोडक्ट को जो है पैकेजिंग के अंदर रखा जाता है और फिर उसकी जो है लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी यानी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी उसकी चेक की जाती है। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्या होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर ±2%, सॉरी 2 डिग्री सेल्सियस। और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो 60%, जो RH रहता है वो कितना रहना चाहिए, ±5%। ठीक है। और एक्सीलरेटेड के लिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इन वैल्यूज का आप बस ध्यान कर लेना, सफिशिएंट है आपके लिए। सो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हो गए 10 मार्क्स के लिए। अब इनको आप 7 मार्क्स में भी लिख सकते हो, 10 मार्क्स में, दोनों में काम कर जाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन आप समझ लेना अच्छे से, वीडियो लेंथी हो जाएगी तो इसलिए हम 5 क्वेश्चन ही इसमें कवर कर रहे हैं। इसके बाद 5 क्वेश्चन और बचेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके जो पूरा का पूरा जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो। तो ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ।